नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डीजी मीडिया एक्सपर्ट पॉडकास्ट, जहां हम लेकर आते हैं ऐसे लोगों की रियल स्टोरीज जो अपने काम से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर सुरेश कुमार, एन एलुमनाई फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज ये अपने एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे, जो इनकी टीचिंग एक्सपर्टाइज और ग्लोबल एक्सपोजर को दिखाता है। आज के एपिसोड में हम इनसे जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को एक सक्सेसफुल करियर अचीव करने में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर सुरेश कुमार। तो सर, जैसे आपको पता है आजकल एजुकेशन इंडस्ट्री जो है वो एक बिजनेस बन चुका है, तो आपका क्या मानना है? ये एक आप भी इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करते हो या फिर आपकी हॉबी है पढ़ाना? देखिए, आज आप जानते हैं कि 14 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। ओवर द ईयर्स जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, एवरी स्टूडेंट नोज कि कभी भी मैंने एज अ ट्यूटर या एज अ टीचर इस चीज़ को एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं किया। मेरे लिए बच्चों का जो रिजल्ट है, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग जाकर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। आपके हिसाब से कितने परसेंट स्टूडेंट को इस चीज़ से एक्चुअल में बेनिफिट होता होगा? देखिए, कोचिंग क्लास में या बड़े इंस्टीट्यूट्स में अगर कोई बच्चा जाता है तो नियर अबाउट हर क्लास में 50 to 60 स्टूडेंट्स के ऑन एन एवरेज इनटेक लगते हैं वो। तो जो मैं कहूँगा कि जो टॉप के या जो क्लास के जो 7 to 10 स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको ही इस चीज़ का बेनिफिट होता है। जो अदर स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट टेकिंग द एक्चुअल बेनिफिट, क्योंकि एक पर्सनल अटेंशन नहीं बच्चों को मिल पाती। सेकेंडरी, बच्चा पीछे बैठ के क्या कर रहा है, टीचर ने अपना लेक्चर दिया, उसने अपना लेक्चर जितना कन्वे करना था प्लानर के अकॉर्डिंगली वो दिया, एंड ही इज डन विद द लेक्चर। अब बच्चे के ऊपर है कि वो उस चीज़ को कितने इजीली, कितने अच्छे से ग्रास्प करता है। उसको क्या वो घर जाके रिवाइज कर रहा है, क्या ये टीचर्स जो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, क्या रेगुलर बेसिस के बच्चों की आउटपुट के ऊपर, भले ही बच्चे की अगर आउटपुट नीचे जा रही है, क्या वो इस चीज़ के मेजर्स ले रहे हैं कि बच्चे की आउटपुट को इंक्रीज करने में बच्चे को एक पर्सनल लेवल पे अटेंशन दे सके। यही रीज़न है जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग तो चले जाते हैं बट रिजल्ट्स फिर भी उनके इतने नहीं आ पाते हैं। देखिए, रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रेडिशनल जो मेथड्स है, हमने भी ये चीज़ देखी है कि पहले जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, घर आके जब तक उनको रिवाइज नहीं करते थे तब तक बच्चों की चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं होती थी। तो आज भी जो कोचिंग का ट्रेंड है, मैं ये मानता हूँ कि गलत चीज़ नहीं है, बट अगर हम इसको एक पॉजिटिव वे में लेकर चले कि बच्चे ने अगर स्कूल गया है, रेगुलर बच्चा जा रहा है स्कूल, बच्चे ने जहाँ वहाँ जाके अपने टॉपिक्स को कंप्लीट किया, कोचिंग में आके एक टीचर ने उसको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं या बच्चे की हेल्प की है उस चीज़ को परफेक्शन की तरफ लेकर जाने के लिए, एक उसी सेंस में हम कंसिडर करेंगे कि हाँ, बच्चा एक राइट डायरेक्शन में या अपने रिजल्ट्स को या गोल्स को अचीव करने की तरफ जा रहा है। तो सर, जैसे टीचर्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट की लाइफ में। तो आपके अकॉर्डिंग टीचर्स के अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रॉपर तरीके से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रैस्प कर देखिए, पाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक टीचर अगर हम देखें, जब वो इस प्रोफेशन को एज अ बिजनेस ट्रीट करता है तो वो सिर्फ ये कहता है कि मैंने तो आज का जो लेक्चर है वो मैंने डिलीवर किया बच्चों को। नाउ इट इज अप टू स्टूडेंट्स कि हाँ, बच्चा उस चीज को कितना ग्रास्प कर रहा है, कितना इनटेक ले रहा है, कितने परसेंट उसको समझ में आया। उसका कभी ये मानना नहीं होगा कि मेरा टारगेट बच्चों को 100% सिखाने का होना चाहिए या फिर 80 to 90% बच्चे को सिखाने का होना चाहिए। अब लेक्चर रूम में जब क्लासेस कोई भी लेता है, या अगर हम एक ऑन एन एवरेज देखें तो एक ही लेक्चर में बच्चे को 100% चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, ये तो कॉमन से हुआ है कि हर बच्चे का जो माइंड है वो एक डिफरेंट लेवल पे वर्क करता है। किसी ने ज्यादा चीजें ग्रैस्प कर ली, किसी ने कम कर ली। तो एज अ टीचर, ये एक टीचर की प्रॉपर्टी या मैं कहूँगा एक्सपर्टीज है कि वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व करे कि हाँ, बच्चे को किस लेवल तक की समझ में आई है और उसको और कितनी एफर्ट्स लगानी पड़ेंगे उसके लिए, चाहे वो एक्स्ट्रा सेट ऑफ वर्कशीट्स के फॉर्म में दे या फिर अगर कोई एक क्वेश्चन कर रहा है तो उसके पैरेलल क्वेश्चंस को फॉलो अप में दे, ताकि बच्चे के माइंड में उस चीज का डर ना हो। बच्चे के माइंड में उस चीज का हो कि मैंने अगर ये चीज सीखी है तो मैं अगर आज मेरे को एग्जाम देना हो या मेरे को 10 दिन बाद एग्जाम देना हो या मेरे को साल के एंड में एग्जाम देना हो तो मैं उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकता हूँ। वही चीज़ है कि लाइक जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं उनका बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट टीचर का कम और फ्रेंडशिप बॉन्ड ज़्यादा हो। देखिए, फ्रेंडशिप भी है, वो भी बात आपकी सही है, बट फ्रेंडशिप के मामले में आजकल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे क्रिएट न्यूसेंस इन द क्लास। तो डिसिप्लिन जरूरी है। मैं कहूंगा बिल्कुल बात सही है कि हाँ, इतना बॉन्ड जरूर हो कि एक स्टूडेंट के माइंड में इतना डर ना हो कि वो टीचर से कभी क्वेश्चन ही ना पूछ सके। काइंड ऑफ रिस्पेक्ट हो। काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल। रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग। अगर हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देन द टीचर इज द सेकंड पर्सन जो एक स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। तो रिस्पेक्ट भी वहीं आएगी। हाँ, ये चीज जरूरी है कि बच्चा अगर प्रॉपरली अपने डाउट्स टीचर के साथ शेयर कर रहा है और टीचर उतना प्रॉपरली उस चीज को डाउट ले भी रहा है और बच्चे के सारे जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर पा रहा है, देन आई थिंक दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसी बॉन्ड के बारे में हम आई थिंक होना चाहिए, rather than कि हम कहें कि हाँ, एक फ्रेंडशिप का उसमें है ना। ओके ओके।
तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट वे होना चाहिए कि एक गुड या फिर आप कह लो एक एवरेज स्टूडेंट की जो अप्रोच है वो बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो जो स्टूडेंट है वो एक्सेल कर सके? देखिए, एग्जाम चाहे बोर्ड का हो चाहे कॉम्पिटिटिव का हो, सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो नॉन मेडिकल का हो। अगर बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठ रहा है तो पहले जो नेशनल काउंसिल यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो इशू हो रखी हैं, पहले बच्चा उस चीज़ पे परफेक्टली उस चीज़ को ग्रास्प करे। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उसकी रिवीजन करे, एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन। जब तक बच्चे की उसकी नहीं हो रही, बच्चे का टॉपिक परफेक्शन पे नहीं जाएगा। वंस द स्टूडेंट हैज डन दिस पार्ट, उसके बाद बच्चा एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच को फॉलो करे। आजकल तो जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी टफ होने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम्स में भी जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, वो बच्चे के इंटेलेक्चुअल जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चंस डायरेक्टली तो नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूं तो बच्चे को उस चीज का इंटरप्रिटेशन, उसके कि वो क्वेश्चन में क्या चीज एक्चुअल में पूछी गई है, उस चीज पे फोकस करना चाहिए। अब हर कोई अगर रट्टू पोपट बन जाए तो उस चीज में तो डिफिकल्ट है, तो हर कोई बच्चा मार्क्स ले जाए, तो बच्चों की सिटिंग भी कम हो गई है। बट बच्चों के इंटेलेक्चुअल अगर हम कंसीडर करें कि बच्चे ने कंसेप्ट को समझा है, तो एग्जामिनर का भी यही एक टारगेट रहेगा कि मैं बच्चे से उस चीज को बाहर निकाल लूं जो एक्चुअली में वो जानना चाहते हैं। तो वही एक रिजल्ट डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि हाँ, जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं, उसने उसका आंसर प्रॉपरली दिया है। तो और जो बच्चा सिर्फ रट के आया चीजों को, उसने ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, वो आंसर की बजाय, एक्चुअल आंसर की बजाय कुछ और ही लिख के बैठा हुआ है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है। और एक चीज़ ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन आजकल उनके बीच इतना बढ़ गया है कि उनके ऊपर प्रेशर हो गया है कि मुझे इससे बेटर परफॉर्म करना है। देखिए वो है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली आगे जाने के लिए जो सीट्स हैं वो कम हो गई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या आईआईटीज हों या ट्रिपल आईटीज हों। तो हर बच्चे को उसके लिए पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, मेरे को कंपटीशन में बैठना है, या मेरे को अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो उसमें जितना भी कंपटीशन है, आई हैव टू बीट दैट पार्ट। तो मेन चीज वही आती है कि बच्चे की प्रेपरेशन किस ऑर्डर में चल रही है। तो मेरा जो आज का, देखो आपके साथ एक डिस्कशन का मेन जो मैं बच्चों के पास या पेरेंट्स के पास एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, वो ये रहेगा कि बच्चा पहले, या आज द पेरेंट्स भी, आप बच्चे को पहले फोर्स भी नहीं वर्ड यूज करेंगे, बट आप बच्चे को समझाइए कि हाँ, बच्चा बेसिक पार्ट्स पे फोकस करे, बेसिक नॉलेज पे फोकस करे, कंसेप्ट्स पे फोकस करे। जैसे उसकी ये चीज स्ट्रांग होगी, डेफिनेटली उसको जो हायर अप की चीजें हैं वो समझने में भी आसानी होगी। उसका एक रोड मैप बन जाएगा कि हाँ, मैंने एक चीज को पहले सीख लिया, नाउ आई एम एबल टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों को क्या करना है कि बच्चे ने अगर किसी भी एग्जाम में 30 क्वेश्चन है तो ऑल 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि वहां परसेंटेज का गेम है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो परसेंटाइल की गेम है। परसेंटाइल में क्या है कि भाई, आपके अगर किसी भी स्टूडेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सही किए हैं, तो उसका जो भी स्कोर बनेगा, जो बाकी स्टूडेंट्स है वो उसके कंपैरिजन में स्कोर बनेगा। दैट इज अ गेम ऑफ परसेंटाइल। तो वहां पे कैसे करना है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं कि कैसे है कि हर सब्जेक्ट के बेसिस पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते कि अगर किसी भी एवरेज, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखते हैं, सपोज नॉन मेडिकल का बच्चे देते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो जेई मेंस के एग्जाम में देयर आर 25 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। 25 क्वेश्चंस फिजिक्स में होंगे, 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में होंगे, 25 क्वेश्चंस मैथ्स में होंगे। अब 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है, उस 3 आवर्स में क्या वो बच्चा 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग। तो मे बी 1-2 स्टूडेंट्स कर पाए जिन्होंने लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर से रेगुलर प्रैक्टिस कर रखी है, बट नॉट फॉर एवरीवन। तो अगर हम एक कॉमन या एक एवरेज या एक अबव एवरेज बच्चे के लिए देखें, जो बच्चा स्टडीज में अच्छा भी है, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंपटीशन का अगर हम कंसीडर करें, 7 to 10 मिनट्स ऑन एन एवरेज लगते हैं। अब जो बच्चा अभी +1 में आया है वो इस चीज को नहीं समझेगा। जो बच्चा +2 पास करके या +2 के बोर्ड एग्जाम देके कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे ने इस चीज को एक्चुअली में रियलाइज किया है। तो आज की डेट में बच्चे को उस चीज की एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि क्या बच्चा उस स्ट्रेटेजी को समझ रहा है। अगर उसको समझ रहा है तो उसको कैसे इम्प्लाई कर रहा है अपने स्टडीज में। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, आपके एक्यूरेसी पार्ट, आपकी स्पीड, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स जो बच्चे को अपने रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करते हैं। एक चीज़ और है, जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चे की लाइफ में बहुत
लाइक रोल प्ले करते हैं? बिकॉज कुछ हैं पेरेंट्स जिनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से होती है कि हमारा बच्चा नॉन मेडिकल लेके आगे टॉप करे, बट बच्चे में अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो वो वहाँ पर डीमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल। तो आपका उस पर क्या कहना है कि स्टूडेंट को क्या उस टाइम अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, एक कंपटीशन एग्जाम में अच्छा अगर बच्चा नहीं परफॉर्म कर सकता, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। ठीक ना, एक करियर जो है वो बिल्ड होता है। हमने कई ऐसे एग्जांपल्स भी सुने होंगे या देखे होंगे जिसमें बच्चों के आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दोज हैव वेरी लो स्कोर इन देयर प्लस टू एग्जाम्स, बट उसके बाद इट्स अ गेम ऑफ रियलाइजेशन। बच्चे कुछ प्लस वन प्लस टू में रियलाइज कर जाएंगे, कुछ प्लस टू के बाद रियलाइज करेंगे कि मेरे सक्सेस के लिए, मेरे करियर के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे का जो फोकस है वही उसको रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। तो एक बच्चे की जो अप्रोच है वो सिर्फ गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है। बिल्कुल, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। उसके पास ये होना चाहिए कि मेरे को अपने पर डे की स्टडीज में कितनी मेहनत करनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। देखिए, डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में ज्यादा है। एग्जैक्टली। पहले के टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, बिल्कुल, आज के बिल्कुल। टाइम पर है। आज के डेट में देखो हर चीज कॉमोडिटाइज हो रखी है। कॉमोडिटाइज मींस हर चीज आप देखें तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। अगर हम देखें चैट जीपीटीज, एआई बेस्ड सारी गेम्स चलती हैं, तो उसमें बच्चे को क्या है कि एक क्लिक पे तो बच्चा अपने लेवल पे जो एफर्ट लगाना ना वो कम कर गया। अगर हर चीज मेरे पास ऑन इन माय हैंड है, अगर मैं देखो एक फोन के क्लिक पे मैंने क्वेश्चन टाइप किया और मेरे पास सोल्यूशन आ गया, तो बच्चे ने अपना दिमाग कब कहाँ यूज किया। तो अगर बच्चा 10 मिनट्स 15 मिनट्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर स्पेंड कर रहा है, इट मींस कि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बच्चा इन फ्यूचर फेस करेगा, ही नोज कि हाँ उसको कैसे उस सिचुएशन के साथ डील करना है। अब फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, तो बच्चा जब तक उस पर टाइम स्पेंड नहीं करेगा, देखिए प्रेपरेशन मेक्स दिस पार्ट की प्रेपरेशन वो हमारी जर्नी है जिसमें हम टाइम स्पेंड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करने में। सोल्यूशन इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी वांट। हमें तो ये है कि बच्चा उस चीज को कितने अच्छे से समझ रहा है। अगर उसके टाइप के 20 क्वेश्चन मैं और बच्चे को करवाऊं, क्या वो कर पाएगा? या अगर उसने एक क्वेश्चन को फोन से देख लिया या एआई की हेल्प से सॉल्व कर लिया या ऑनलाइन उसको कोई सोल्यूशन चेक कर लिया, कि क्या उस केस में वो अगले 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा? तो क्वेश्चन वहीं पे आगे आ जाता है कि हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है प्रॉपरली फॉर द एग्जाम, ना कि हाँ हम बच्चों से सॉल्यूशंस मांग रहे हैं कि हाँ जी आपने कितने किए। तो वो एक शॉर्ट टर्म का सक्सेस है। हम एक ब्रॉडर पिक्चर देख के बैठ रहे हैं कि आज की डेट में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक तरह से जंग की तरह हो गया कि हाँ जी बच्चा वॉर लड़ने जा रहा है, तो छोटी छोटी बैटल्स अगर वो हार भी रहा है या उसको टाइम भी लग रहा है जीतने के लिए, पर अल्टीमेट जो वॉर है हमने उस चीज को जीतना है कि रेदर देन एक छोटे लेवल के उस पर। और आजकल तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड भी बहुत चल रहा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमें क्लासेस क्यों जाना, हम तो घर बैठ के ही पढ़ लेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर है, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन? देखिए, दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ऑनलाइन में उन स्टूडेंट्स के लिए या उन एरियाज के लिए एक प्रेफरेबल या एक पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, जैसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे मे बी इतने नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल ना हो, या फिर स्टूडेंट्स एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ से उनको कई कैंट एरियाज मिल जाएंगे, हमें कोई ऐसा एरिया मिल जाएगा कि जहाँ पे एक सब अर्बन एरिया है या कुछ उसमें है, बट स्टिल द स्टूडेंट हैज अ पोटेंशियल। तो बच्चे के पास वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक पॉजिटिव, एक तरह से वरदान की तरह ट्रीट किया जा सकता है। पर अगर हम देखें कि एक नॉर्मल जहाँ पे बच्चे के पास रिसोर्सेज में फिजिकल क्लासेस आर आल्सो अवेलेबल, या बच्चा स्कूल इस चीज के केस में अवॉइड कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब बच्चे के पास टाइम भी है, उस चीज को वेस्ट कर रहा है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग कि हाँ बच्चा उसकी हेल्प से कहेगी हम सोचें कि बच्चा रिजल्ट भी अचीव कर लेगा। तो एक सक्सेसफुल मैं कहूंगा कि चाहे हम देखें कि बच्चा बोर्ड एग्जाम्स के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बच्चे को खुद से ही सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ऑनलाइन भी ले रहा हूँ तो क्या मैं उस ऑनलाइन क्लास में टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट की अप्रोच होनी चाहिए, स्टूडेंट की अप्रोच होनी चाहिए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज वेरी कर जाती है। तो चीज बच्चों पे भी है और पेरेंट्स पे भी मैं कहूंगा कि हाँ हम बच्चों पे उतना ही उनको कंट्रोल दें चीजों का, या रिसोर्सेज दें जिनको वो मिस यूज कम और उसको एक पॉजिटिव सेंस में अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाए। Exactly. तो सर जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर स्कूल ना जाकर कोचिंग पर अपने आप को इतना रिलाय कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो चीज़ सही है या कोचिंग की रियल में स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा नीड है? देखिए, ये अप्रोच थोड़ी सी मैं कहूँगा कि गलत है कि बच्चा स्कूल छोड़ के सिर्फ कोचिंग पे रिलाई कर रहा है। अगर बच्चा रेगुलर स्कूल में जाता है तो स्कूल में यही रहता है कि बच्चे के जो क्लास आवर्स होंगे वो 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स का एक पर्टिकुलर लेक्चर होगा। मे बी द स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मटेरियल ओवर देयर। तो कोचिंग की नेसेसिटी सिर्फ इतना मैं कंसिडर करता हूँ कि एक सही मायने में रिक्वायरमेंट होगी कि जिस हिसाब से आजकल जो कॉम्पिटिटिव लेवल के या जो
बोर्ड में भी जो इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर बच्चा उसकी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो रोल है ना वहां पे आ जाता है कि दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड स्टडी मटेरियल, एप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल, ताकि बच्चा उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड भी कर सके और विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम या अपने रिएक्शन टाइम को रिड्यूस करके उसके इंटरप्रिटेशन के साथ साथ उसका एक प्रॉपर आंसर भी दे सके। चलिए, उस केस में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है ना एक बच्चे को एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, एक एक्स्ट्रा हेल्प एड ऑन। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर एड ऑन्स, दे आर नॉट द रिप्लेसमेंट्स ऑफ द स्कूल स्टडीज। तो जो बच्चा स्कूल में जाके एक अच्छे एक डिसिप्लिन बिहेवियर में पढ़ रहा है, देखिए हर एक सब्जेक्ट की तो वैसे भी कोचिंग बच्चा नहीं लेता, मे बी बच्चा कोई मैथ्स की ले रहा है, साइंस की ले रहा है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश एसएसटी में वीक है तो वो उसकी ले रहा है या उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। तो दो चीजें रहती है, एक बच्चा वीक है वो इसके लिए उसको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, एक बच्चा एक अच्छे लेवल पे है बट ही वांट्स टू एक्सेल इन दैट पार्ट कि मेरे को तो एक परफेक्ट स्कोर बनाना है, उस केस में बच्चा कोचिंग को ज्वाइन करता है। तो दोनों ही केस में जो रिक्वायरमेंट है या जो उनका रोल है दैट इज कि बच्चे को एक मटेरियल, एक एक्स्ट्रा मटेरियल देके एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए इन चीजों का है। तो रिप्लेसमेंट की बजाय हम उसको एक एड ऑन के फॉर्म में कंसिडर करें, देन इट इज गोइंग टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली तो इस केस में स्टूडेंट की जो सेल्फ स्टडी है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट? बिल्कुल मैटर करती है। अब देखिए अगर स्कूल में कोई और टॉपिक चल रहा है और कोचिंग में कोई और टॉपिक चल रहा है तो वो क्लैश चल रहा है एक तरह से, तो बच्चा ना स्कूल में अंडरस्टैंड कर पा रहा है ना बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी सोचना चाहिए कि हाँ अगर हम कोई टॉपिक करवा रहे हैं तो दैट शुड बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पैरेलल फॉर्म में रन करें ताकि बच्चे को उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके ना। तो उस चीज में ताकि बच्चे का टाइम भी वेस्ट ना हो, उसकी जो नॉलेज है, जो एक्चुअल पर्पस है कोचिंग का, वो भी फुलफिल हो सके। तो आपके अकॉर्डिंग जो बैच साइज है तो वो एक्चुअल बैच साइज क्या होना चाहिए? लाइक स्टूडेंट और टीचर की जो रेशो है वो कैसे होनी चाहिए? देखिए कोचिंग से मैं कंसिडर करूंगा 1:20, मतलब 1:20, एक टीचर के साथ 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बने, 20 नहीं है तो 30 स्टूडेंट्स, बट नॉट मोर देन दिस। कि टीचर के पास भी लिमिटेड है कि वो हर एक बच्चे के ऊपर उसका पर्सनल अटेंशन भी रहे, उसके पर्सनल एक वो भी रहे कि ही और शी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसको कितना समझना है, कि कोई बच्चा वीक है तो उसको आगे कैसे लेकर जाना है, कोई बच्चा अगर स्ट्रांग है तो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल देके और आगे कैसे करना है। सो एक अच्छे स्टूडेंट्स के पीछे बाकी जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान ना हो, और अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उसके पीछे जो अच्छा स्टूडेंट्स है उसको ड्रैग ना किया जाए। तो दोनों ही सेंस में अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो कम होगी तो वो एक एक्स्ट्रा मतलब वो एक बेनिफिशियल रहेगा कि रेदर देन हम उस चीज का जो इम्पैक्ट है उसी को रिड्यूस कर दें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आज आपसे इंटरेक्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। होपफुली काफ़ी स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे एंड आई रियली विश कि फ्यूचर में भी आप स्टूडेंट्स को इसी तरह गाइड करते रहें और अपनी नॉलेज शेयर करते रहें। बिल्कुल मैम, द प्लेजर इज ऑल माइन। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर और फॉलो ज़रूर करें। Until next time, stay focused and keep learning. Thank you.